Breathe in, breathe out. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मैथ्स फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे करंट क्या होती है और करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है और करंट के कॉन्सेप्ट कितने हैं और करंट कितने टाइप की होती है और चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सारी चीज़ें देखी थी। और उससे पहले हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी उस लेक्चर के देखे थे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो देखो यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। अभी तक तो हम पढ़ते आए थे कि करंट क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, जबकि एक्चुअल में वो चार्ज का जो फ्लो है वो है कौन सा वाला। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी मेटल पीस, मान लो कोई मेटल पीस है, ये डस्टर एक मेटल पीस है, तो अगर ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी है और इसके अंदर है तो उनके अंदर मोशन है। कौन सा मोशन? रैंडम थर्मल मोशन। इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की वजह से। जब रूम टेम्परेचर की वजह से मूव कर रहे हैं तो करंट क्यों नहीं लग रही? क्योंकि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज तो फ्लो हो रहा है इसके पास भी, इसके अंदर भी चार्ज तो फ्लो हो ही रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो करंट क्यों नहीं लग रही? क्या रीजन है करंट ना लगने का, है ना? तो करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही? और अगर ये मेटल का उसके पास से मैं कोई बैटरी कनेक्ट कर दूं तब करंट फ्लो होने लगेगी, तो ऐसा क्यों? तब करंट क्यों नहीं लग रही? तब कैसा मोशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना? तो यही सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ, हो सके तो नोट्स बना लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, पहली बात समझते हैं। ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट है, यहां से बात आती है क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट। तो एक करंट फ्लो कैसे होती है ये समझ। तो पहले थोड़ा समझते हैं, एक्सप्लेन करता हूं मैं इन चीजों को। कि मान लो कोई मेटल पीस हमारे पास ही, अब इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मेटल पीस के पास? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी है। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो किसी मेटल पीस का अगर 1 क्यूब सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है, मान लो कोई मेटल पीस है ये, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसके साइड 1 सेंटीमीटर और एक क्यूब है, एक ये क्यूब है जिसके साइड 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कुछ फ्री, कुछ बाउंडेड, मेटेलिक बॉन्ड से बंधे हुए। देख रहे हो कितना ह्यूज नंबर है। और जैसे जैसे तुम इस चीज को बड़ा करते चलोगे, पीस को बड़ा करते जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे, है ना? ठीक। तो बात यह है कि इसके अंदर अब इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो मूव भी कर रहे होंगे, रुके हुए तो नहीं है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मूव कर ही रहे हैं ना। तो वो मूव कर कैसे रहे हैं? वो थर्मल मोशन कर रहे हैं, और थर्मल मोशन रैंडम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन चूंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन को रैंडमली मूव कर रहा है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये क्या है? कोई कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? इसके अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है। तो मान लो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनका मोशन कैसा है? रूम टेम्परेचर पे इनका मोशन कैसा है? तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, 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 ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। मतलब ये रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का। अब जब मोशन है रैंडम, तो नेट चार्ज कितना हुआ? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल नेट चार्ज जो होगा ड्यू टू रैंडम मोशन, क्योंकि चार्ज किसे फॉलो करता है? लॉ ऑफ एडिशन को। लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं तो नेट चार्ज निकाल देंगे क्या? Q1 + Q2 + Q3, ऐसे ही डैश 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 ऐसे। तो अगर मैं बात करूं, जो चार्ज यहां जा रहा है वो तो पॉजिटिव, और जो चार्ज अपोजिट जा रहा है वो निगेटिव, जो चार्ज ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, जो चार्ज नीचे आ रहा है वो निगेटिव। ये तो रैंडम मोशन है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह को मोशन कर रहा है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। जब नेट चार्ज 0 है तो करंट कैसे फ्लो होगी? नहीं हो सकती ना फ्लो, क्योंकि करंट क्या होती है? करंट होती है I = Q/T, और Q/T में Q कितना है? 0। जब Q 0 है तो करंट 0 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों के रैंडम मोशन के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होती। ये सार। अच्छा, हमें कैसे पता चला नेट चार्ज 0 है? वो इसलिए क्योंकि अगर चार्ज होता तो करंट लगता, हर एक मेटल पीस करंट मारता। अगर तुम्हारे घर में कोई मेज रखी है जो कि लोहे की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, तो उससे करंट लगता अपने आप ही। जब कैसे एक्चुअल में होता है क्या? नहीं होता।
इसीलिए क्यों? क्योंकि नेट चार्ज किसी भी मेटल पीस पे हमेशा क्या होगा? जीरो, विदाउट कनेक्टिंग ए एक्सटर्नल सोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स हम ना जोड़े उस मेटल पीस से तो जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, और नेट चार्ज जीरो होने की वजह से करंट भी क्या होगी? जीरो होगी, करंट हुई जीरो। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनों का मोशन आया कहां से? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनों का मोशन आया कहां से? एक तो ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर से कैसे आया? जबकि मेटल है, मेटल पीस तो एक टाइट है, मेटलिक बॉन्ड है, तो ये कैसे मूव कर रहे हैं? एक तो, और इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती कितनी है? तो जो रैंडम मोशन है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये डेटा है याद रखने लायक। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल पे वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब 100 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर जा सकता है। इतनी तेज रफ्तार से मूव कर रहा है किसी भी मेटल पीस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, इतनी तेज रफ्तार से मूव करता है। और इतनी तेज रफ्तार से मूव करने के कारण भी कोई करंट नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअली में जो नेट चार्ज है वो जीरो है उस कंडक्टर पे, है ना? ठीक। तो करंट लगेगी कब? जैसे ही हम इससे एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर देंगे, जैसे ही हम इस कंडक्टर से एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर देंगे, विच इज कॉल्ड बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा देखते हैं। सोर्स कनेक्ट करने पर, बैटरी कनेक्ट करने पर क्या होगा? तो देखो भाई, बैटरी कनेक्ट करने पर क्या होगा? मान लो ये कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, ये रहा हमारे पास कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर। ठीक। अब इससे हमने कनेक्ट किया बैटरी को, इससे हमने कनेक्ट किया यहां से यहां तक एक बैटरी। अब जैसे ही हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है इसके पास तो जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा कंडक्टर में, हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से निकल के जाएगा, है अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है। ये किस कंडीशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? ये कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक तो खत्म हो चुका ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लाई करता है, जब चार्ज रुका हुआ हो। यहाँ चार्ज रुका हुआ थोड़ी, यहाँ तो चार्ज मूव कर रहा है, तो कैसे हो जाएगा? तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा हमेशा उसके अंदर, ये याद रखना बात। ठीक। तो ये कंडक्टर है। अब बात करते हैं, यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन कितने करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। अब मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ उस कंडक्टर का छोटा सा, और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। अगर हम कोई 4-5 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन उसकी तरह ही मोशन करेंगे। सिंपल सी बात है ना? क्योंकि यार पूरा कंडक्टर है, अब पूरे कंडक्टर में करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स को कब तक हम मेजर करते रहेंगे? तो इसलिए हम 4-5 इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं इसके, और उन पे इस बैटरी का इफेक्ट देखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि बाकी इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से मूव कर रहे होंगे। तो मान लो वो छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ले लिया इसका, ये ले लिया छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है मान लो कोई 4, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पोलैरिटी डेवलप हुई इस कंडक्टर के एंड के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा? ये निगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव है तो किसकी तरफ को खिंच के आएंगे? निगेटिव चार्ज किसकी तरफ को जाता है? पॉजिटिव की तरफ को। और ये वाला निगेटिव इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्शन का। और ये दोनों कैसे होंगे? अट्रैक्ट। तो मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करने लगेंगे। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करने लगेंगे तो इन्हें मिलेगी एक डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन की वजह से करंट फ्लो होगी। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉनों का मोशन रैंडम था, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि नेट चार्ज जीरो था। अब इन इलेक्ट्रॉनों के रैंडम मोशन को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। देखो सारे इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो क्या नेट चार्ज अब जीरो होगा? अब तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, तो सारे चार्ज ऐड हो जाएगा। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तब करंट फ्लो होगी। और ये इलेक्ट्रॉन के एक डायरेक्शन में जो एक डायरेक्शन मूव किया, ये किसकी वजह से हुआ? ड्रिफ्टिंग के कारण। क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे थे,
ये अचानक से इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक फोर्स महसूस करेंगे और उसकी वजह से अपने पास से ड्रिफ्ट हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। अब इस बात को ऐसे समझो, मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अभी हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा होगा। कैसे चल रहा होगा रैंडमली, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, पोजीशन ए इनिशियल, पोजीशन बी फाइनल। अब जैसे ही हमने इस पे बैटरी कनेक्ट की, जैसे ही हमने इससे बैटरी कनेक्ट की तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो अपने पाथ से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, फिसल जाएगा। कैसे फिसलेगा, मान लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, हल्का सा यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इसके फाइनल पोजीशन क्या हो गई, ए डैश। तो अब कैसे चलेगा, मोशन तो वैसे ही है इसका, ऐसे ये चला रैंडमली, है ना, लेकिन अपने पाथ से थोड़ा सा हट के चलने लगेगा। ये अपने पाथ से थोड़ा सा कैसे चलने लगा, ये हट के चलने लगा। देखो ये ऐसे हल्का सा क्या हुआ, अपने पास से ड्रिफ्ट हुआ। जब ये ड्रिफ्ट हुआ तो देखिए ये इसकी फाइनल पोजीशन, इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई बी डैश। तो ये जो इसका पाथ इनिशियल, तो ये बैटरी लगाने के बाद ये तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है यही क्या कहलाएगी, ड्रिफ्टिंग। यही गैप क्या कहलाता है, ड्रिफ्टिंग, फिसलना, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्टिंग। इसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग। अपने पाथ से फिसल गए और इस ड्रिफ्टिंग के कारण ही करंट फ्लो होती है, इस ड्रिफ्टिंग के कारण ही करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये कितनी वेलोसिटी से मूव हुए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव हुए। सिंपल सी बात है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है, अगर बात की जाए कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से कितना ड्रिफ्ट होगा, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है Vd इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा, है ना, 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा इतना सा शिफ्ट होगा। और इस जरा सी शिफ्टिंग के कारण करंट फ्लो होती है। ये क्लासिकल थ्योरी है करंट की, इस जरा सी शिफ्टिंग के कारण। अब तुम कहोगे कि सर ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इतना से शिफ्ट हुआ तो कैसे करंट फ्लो हो जाएगी। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन करोड़ों की तादाद में हो और जब बैटरी लगाई जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट होंगे। और जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट होंगे तो जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे वो इफेक्ट करंट है, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट इज नॉट ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है, करंट इज ड्यू टू ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट किसके कारण फ्लो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, ड्यू टू ए ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच एक पॉजिटिव कौन से फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसे क्या कर दूं, इसे मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बना दूं इसका, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे फोर्स लगा F इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लग रहा है, इस डायरेक्शन में, जो कि है वेक्टर E। और करंट कैसे फ्लो होती है, करंट हमेशा याद रखना अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट इज ऑलवेज फ्लोज, अगर मैं यहाँ नोट करके लिखूँ नोट, तो करंट इज ऑलवेज फ्लोज, करंट इज ऑलवेज फ्लोज ड्यू टू ऑलवेज फ्लोज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारी क्लासिकल थ्योरी थी कि करंट किसके कारण फ्लो होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻�4 मीटर पर सेकंड। ये हल्की सी जो शिफ्टिंग हुई यही क्या कहलाती है, ड्रिफ्टिंग कहलाती है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर पाथ इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, है ना। तो अब इस चीज से कंक्लूजन क्या क्या निकले, तो देखो क्या क्या कंक्लूजन निकले, ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकली। पहली ऑब्जर्वेशन, इन कंडक्टर किसके अंदर है करंट फ्लो, कंडक्टर के कारण, है ना। क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट इन कंडक्टर, यहां क्या आएगा, इन कंडक्टर भी आएगा, कंडक्टर या मेटल। तो पहला इन कंडक्टर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू 2 reasons। नंबर फर्स्ट, थर्मल मोशन के कारण, मतलब रूम टेम्परेचर के कारण। और नंबर 2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। थर्मल मोशन जो होता है इलेक्ट्रॉन, उस पर वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड।
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कितनी, 10⁻⁻�4 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ भैया पहला ऑब्जर्वेशन, तो ये आई। देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट ड्यू टू रैंडम मोशन। रैंडम मोशन के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। इलेक्ट्रॉनों के रैंडम मोशन के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होती। किसके कारण होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो रैंडम मोशन के कारण कोई करंट फ्लो नहीं, दूसरा ऑब्जर्वेशन ही, क्योंकि रैंडम मोशन से तो नेट चार्ज जीरो आ रहा था वहां, बिकॉज नेट चार्ज क्या है, क्यू नेट क्या होगा यहाँ, जीरो, क्यू नेट जीरो। ठीक, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगा, कौन सा मोशन होगा, केवल रैंडम मोशन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, इन absence of electric field, absence of electric field, only random motion takes place, whereas in the presence of electric field, both random and drift motion takes place। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों का कैसा मोशन है, रैंडम केवल, अभी बताया था, जिसके कारण नेट चार्ज जीरो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया तो रैंडम मोशन के साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे देखो यहां से यहां तक ड्रिफ्टिंग हुई, लेकिन रैंडम तो चल ही रहा है, डॉटेड लाइन रैंडम मोशन दिखा रही है। रैंडम मोशन तो रहेगा, उसके साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, और रैंडम मोशन के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगी। करंट किसके कारण फ्लो होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। तो कुछ ऑब्जर्वेशन सी। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, करंट इज ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट किसके कारण फ्लो होगी, ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट था जो आई होप तुम्हारी समझ में आया होगा। अब बात यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, ये कैसे पता चलेगा। मान लो किसी कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है और कैसे उसे बढ़ाया जाए और कैसे उसे घटाया जाए, इस कॉन्सेप्ट की जानकारी कहाँ से मिलेगी, इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिलेगी, इस चीज़ की जानकारी मिलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कि हमें अगर ये पता चल जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, तो हम इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को घटाने या बढ़ाने से करंट घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हो कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, यहाँ से तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो वही देखना है हमें। तो क्या करते, क्या हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे नोट कर लेना अच्छे से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले तो डिफाइन करते हैं इसे। पहले क्या करते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करेंगे क्या, द मोशन, द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम their path under the influence of external electric field। external electric field के आ जाने से जो इलेक्ट्रॉनों का अपने पाथ से भटकना क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, और जब भटक जाते हैं तो वो तो इफेक्ट क्रिएट करेंगी, ताबड़तोड़ मचाएंगे, तो वही मचाएंगे, उसे बोलते हैं करंट। ठीक, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं वी सफिक्स में डी। और यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये है। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कितनी, इसके लिए निकालते हैं क्या, एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं भाई। इसका क्या ड्राइव करते हैं, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वही फिगर बनाना पड़ेगा एक। तो बनाओ भाई। मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर,
ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रहा भाई। अब इसे हमने किससे कनेक्ट किया? बैटरी से। ये V वोल्ट की बैटरी दे दी हमने इसे, ठीक। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान ही रखा है यहाँ पे, ये हमने यहाँ मान रखा है छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ को जाएगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को शिफ्ट होंगे, तो ये इस पे फोर्स लगेगा किस तरफ को? इस तरफ को, जो कि होगा FE। और वहाँ पे कौन सा फील्ड लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। इस तरह से बैलेंस। अगर कंडक्टर की लेंथ कितनी हो? L, कंडक्टर की लेंथ L हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो इसका? ये A। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A, ठीक। तो एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जब अपनी तरफ को खींचेगा इसे, तो इलेक्ट्रॉन हल्के से एक्सेलरेट होंगे अपने पास से। यार हल्के से तो होंगे ही ना, हल्के से तो होंगे ही ना एक्सेलरेट, क्योंकि लीनियर मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को पहले रैंडम मोशन, उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ? लीनियर मोशन में कन्वर्ट हुआ। तो वो फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? m में। F इज इक्वल टू m में, ठीक। तो ये ऐसे फिल होगा। तो देखो भाई, तो हल्का सा एक्सेलरेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे हल्का सा एक्सेलरेशन से यहाँ से मिलेगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसे? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू m में, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? FE इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब FE इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू QE। क्या होता है? F इज इक्वल टू QE। और Q के नाम पे, चार्ज के नाम पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा? E इंटू कैपिटल E। तो रखो वैल्यू, E इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू ma। हमने मैग्नीट्यूड लिया है केवल, कभी इलेक्ट्रॉन पर माइनस साइन लगाओ, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, कोई नहीं बात। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू E अपॉन m। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? फर्स्ट आ गई। हमें निकालनी है वेलोसिटी। क्या निकालनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होगी? आया क्या? एक्सेलरेशन। तो देखते हैं भाई। अब हम जानते हैं हल्का सा, ये जब इलेक्ट्रॉन हल्के से शिफ्ट हुए, जब ड्रिफ्ट हुए अपने पास से, उस जगह की स्टेज चली तो हल्की सी ड्रिफ्टिंग हुई, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की जो ड्रिफ्टिंग हुई है ना, उसकी स्टडी चल रही है, वो वेलोसिटी निकाली जा रही है। तो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां से हल्का से यहां शिफ्ट हुआ तो लीनियर मोशन ही तो माना जाएगा यार। ये अर्थ पूरी गोल है, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट देखेंगे तो लीनियर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? तो किसी भी मोशन का अगर तुम बहुत छोटा सा पार्ट लो तो वो लीनियर की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसी वजह से मोशन कैसा होगा? लीनियर। तो लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग then they can be, then their motion can be considered as a linear motion। और जब लीनियर मोशन है तो क्या लिखेंगे? अप्लाई करेंगे कौन सी इक्वेशन? जब लीनियर मोशन में कौन सी इक्वेशन लगती है? काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होती है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन? पहली इक्वेशन लगाएंगे, वो होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या चीज है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या चीज है? एक्सेलरेशन। t क्या चीज है? टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस कराने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है ये कितनी होगी? अब एक बार बताओ, इनिशियल में तो रैंडम मोशन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल में रैंडम मोशन कर रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे। तो जो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ उनकी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 था यार, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के कारण। तो अगर मैं बात करूँ ऐसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दे, लिखेंगे क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या होगी? u एवरेज वेलोसिटी। क्या कही जाएगी? u1 प्लस u2 प्लस u3। कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो un अपॉन कितनी? अपॉन n। यही होगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा सब पे। और जब वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर सम कैसे करते हैं? कोई इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, कोई पीछे, तो आगे वाले को पॉजिटिव, पीछे वाले को नेगेटिव, वही हिसाब है ना। तो क्या हो जाएगा? नेट u माइनस u प्लस, तो u और ये प्लस u, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे डैश डैश करके n।
तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो 0 आ गई है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0, बात सही है। तो क्या करा जाए, वैल्यूज पुट करो, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, नोट करो इसे जल्दी फटाफट। देखो ये वैल्यूज पुट करो, ए की वैल्यू ई अपॉन एम, तो यहीं पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ इसकी, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v को लिखेंगे vd, है ना, ऐसे v को vd इक्वल टू u हो जाएगा 0 प्लस a कितना है, a है e अपॉन m इंटू टी को लिखेंगे टाउ। अब ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, तो vd इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन m इंटू टी को लिखेंगे टाउ। तो ये आई हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब लिखो वैल्यू, वेयर चीज़ें लिखो, वेयर e क्या चीज़ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या चीज़ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टॉ क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन के। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक बार किसी से कोलिजन करता है और जब दूसरी बार कोलिजन करना चाहता है, तो वो एक से दूसरी बार कोलिजन करते समय थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रहता है, तो वो रिलैक्स करता है। तो उस टाइम को बोलते हैं, जिस टाइम के लिए वो रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे पढ़ेंगे अभी, हालांकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है वैसे तो। क्या नाम है इसका, एवरेज, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन के निकाल रहे हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये आई है भैया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, कि अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पता चल जाए, जो कि हमने पता था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल जाए तो हम करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो, एम की वैल्यू पता हो, रिलैक्सेशन टाइम पता हो, तो हम आराम से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए कितनी होती है। ठीक है, चलो भाई अब इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम तो क्या होगा, ये द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या होगा, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, एक के बाद एक सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन आया, एक पॉजिट्रॉन ही आया, इसने इससे टक्कर मारी, उसके बाद ये इससे टक्कर लगा, तो ये जो टाइम आया दोनों के बीच का, ऐसे क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। मान लो यहां से यहां तक का टाइम τ1, यहां से यहां तक का टाइम τ2, तो अब पूरा टाइम निकालना तो एवरेज है ना, कि यहां से यहां तक कितना लगा, यहां से यहां तक कितना लगा, तो पता होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कितना होगा ये, τ1 प्लस τ2, कहां तक, τn तक, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। तो इस तरह से हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, τ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 सेकेंड। देख रहे हो कितनी छोटी वैल्यू है, चलिए इतना टाइम लगाता है, 10⁻⁻14 सेकेंड रिलैक्सेशन टाइम होता है, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच का टाइम, सक्सेसिव कोलिजन। तो ये बात थी रिलैक्सेशन टाइम की और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके टर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है। मान लो मैं पोटेंशियल की टर्म में लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के टर्म में लिखो भाई इसे, देखो क्या लिख देंगे पोटेंशियल की टर्म में। हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dx माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, तो dv की जगह तो v, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस v है, और dx की जगह लेंथ पूरे वायर की कितनी है, वो l, नेगेटिव साइन छोड़ दो क्योंकि हम क्या लेंगे, केवल और केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ, तो v अपॉन l, तो e की वैल्यू पुट कर दो वहाँ, तो vd की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास e की जगह v τ अपॉन m इंटू l। ये आया है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कहीं कहीं m की जगह कुछ बुक्स में 2m लिखा होता है, तो हमें m मान के चलना है, 2m के लिए बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, उसे भी छोड़ दो, m मान के चलना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में। आई बात समझ में,
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आराम से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और इन चीज़ों से देख करके क्या पता चलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसी VD इज इक्वल टू EV टो अपॉन ml, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है? कॉन्स्टेंट है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम निकालते हैं करंट। हमें पता है कि करंट किसके कारण फ्लो होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। और हमने फॉर्मूला जो ड्राइव करा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आया, करंट तो आई नहीं। अरे जो करंट जिस वेलोसिटी के कारण फ्लो होती है उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है यहाँ, तो कहाँ गई वो? तो हमें रिलेशन डेवलप करना वालेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वही मेन रिलेशन है इसका, है ना। तो करते हैं भैया, हेडिंग लिखो रिलेशन बिटवीन I एंड VD। वही रिलेशन है, वही तो रिलेशन डेवलप करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। उससे ही तो पता चलेगा कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटाने या बढ़ाने पर करंट कितनी घटेगी या बढ़ेगी, है ना। तो क्या लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन I एंड VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन देखना है भाई। चलो मान लो भाई हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर बना लो, ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर। वेलोसिटी V, वो पोटेंशियल V पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया? क्रॉस सेक्शन एरिया, वही यहाँ से यहाँ तक ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, यहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ऐसे और फोर्स लगेगा ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जानते हैं करंट जो होती है, करंट क्या होती है? करंट होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसकी लेंथ है L और एरिया कितना है इसका? A, सारा एरिया तो A ही है, ठीक। Q अपॉन Q क्या होता है? यार Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। लिख दो यहाँ वेयर N क्या चीज़ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो N बताता है। एक यूनिट वॉल्यूम में जिस कंडक्टर का वॉल्यूम 1 यूनिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? N। और जिस कंडक्टर का वॉल्यूम 2 यूनिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2N। जिस कंडक्टर का वॉल्यूम 3 यूनिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3N। जिस कंडक्टर का वॉल्यूम AL होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? NaL। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है जरा बताना 1 मिनट के लिए। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ वायर, किसी भी वायर का वॉल्यूम, वायर की शेप कैसे होता है? सिलिंड्रिकल, तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, यही होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? N इंटू AL। होगा नहीं होगा ये N इंटू AL? बस इसकी वैल्यू पुट कर दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, अगर हम बात लिखे करंट की, सारी वैल्यू करंट में पुट करें तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T था, ठीक। या I इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है? NE अपॉन, इसे N कैपिटल कर दो थोड़ी देर के लिए, N कैपिटल N कह दो इसे समझने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? NE अपॉन T। यहाँ लिख देंगे हम इसे I इज इक्वल टू N की वैल्यू क्या है? NaL अपॉन E अपॉन T। या I इज इक्वल टू NaE अलग लिख लो, L अपॉन T अलग। अब ये क्या हो? लेंथ अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट किसका? इस क्रॉस सेक्शन ने देखा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने भी हो ये कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हो सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये माना जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? L का। तो मतलब L और T तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। तो I इज इक्वल टू NaE इंटू VD, क्योंकि ये क्या है? L अपॉन T क्या कहा जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ अपने पास से ड्रिफ्ट ही तो हुए हैं, इसके कारण ये क्या कहलाई जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुल मिलाकर रिलेशन मिला हमें वीना, क्या लिख देंगे? VENA, वीना। तो याद करने के लिए तुम्हारे सिंपल हो जाएगा कि ये रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में आया है। तो मिलाने रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। अब देखो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से दिख जाएगा हमें किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। है डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो VD निकाल लो। VD इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन
NEA। तो लिखेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या क्या पता चलता है? स्पेशल केस में पता चलेगा नंबर 1, VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब इफ VD इंक्रीज देन I इंक्रीज। नंबर 2, VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। इफ A इंक्रीज VD क्या होगी? डिक्रीज। A बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। तो ये कुछ स्पेशल केस है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर भी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बढ़ाने पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यहाँ से तुम लोगों की समझ में आया होगा आई होप ये रिलेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। कुछ न्यूमेरिकल है वो अगले लेक्चर में हम कर लेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑलवेज वेरी मार्क। कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।